Hello dear student, welcome to AKRI classes. पिछले लेक्चर में हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। और इसका क्या काम है वो भी पढ़ लिया था। ये हमारा क्या करता है, अल्केन या जो भी ग्रुप है हमारा, जो ओरिजिनल ग्रुप है, जो कि पेरेंट्स ग्रुप है, उसमें जैसे ही ये ऐड होता है उसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी उसका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये काम है फंक्शनल ग्रुप का, इसीलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि कार्बन के पास कैपेसिटी है कि वो बल्क से बल्क कंपाउंड को अपने ऊपर रख सकता है, उसके साथ क्या कर सकता है, बॉन्डिंग बना सकता है। इसलिए जो हम एक्स्ट्रा ग्रुप पढ़ते हैं, जो हाइड्रोजन के अलावा रहता है, तो सारा ग्रुप कहलाता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो उसके बारे में इसलिए हम स्पेशली पढ़ते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, पेरेंट्स कंपाउंड का प्रॉपर्टी को ही चेंज कर देता है। जैसे कि ये हो गया डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हेलोजन ग्रुप, ठीक है। तो ये सब क्या करता है, चेंज कर देता है। फिर एसिडिक ग्रुप हो गया, तो ये सब क्या करता है कि जो पेरेंट्स कंपाउंड होता है उसका प्रॉपर्टी चेंज कर देता है, इसलिए हम सेपरेटली पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो आज है हमारा होमोलोगस सीरीज, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज किसको बोलते हैं, तो उससे पहले वो देख लेते हैं। जैसे कि देखिए कि अगर हम बात करें इस कंपाउंड का, सी एच, ये क्या है, मीथेन ग्रुप है, ठीक है। इसमें क्या है, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं, इसका नाम हो गया मीथेन। और दूसरा हम ग्रुप ले लेते हैं ऐसा वाला। इस सारे कंपाउंड का, इस दोनों कंपाउंड का हमने डॉट स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ये वीडियो, तो आप क्या करिए, पिछला वीडियो जो है वो आप देख लीजिए। वो वीडियो है बोर्ड पे बना हुआ है, और ये हम क्या कर रहे हैं, कि व्हाइट बोर्ड के पीपीटी के हेल्प से हम बता रहे हैं, ठीक है। इसमें भी अच्छा रहेगा। तो ये इसका डॉट स्ट्रक्चर हमने बना दिया है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट बॉन्ड लिख रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे लिए आसान हो जाएगा, वरना डॉट स्ट्रक्चर करेंगे तो फिर वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंपाउंड का क्या नाम है, इथेन, ठीक है। अब एक और कंपाउंड बना लेते हैं, क्योंकि इसमें जगह कम दिख रहा है, तो ठीक रहेगा, 3 कंपाउंड ठीक रहेगा। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। इस कंपाउंड को बोलते हैं प्रोपेन, ठीक है। तो देखिए इस तीनों कंपाउंड में क्या अंतर है, कि यहाँ एक कार्बन था, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ क्या हो गया, एक और दो कार्बन, और यहाँ क्या हो गया, एक, दो, तीन। कार्बन जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे क्या हो गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ गया। यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 था, यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 हो गया, यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ जाने में कितना हो गया, अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 × 2 + 2, यहाँ कार्बन एक है, इसमें मल्टीप्लाई क्या करें, 2 × 1 + 2, देखिए हो गया। ये हो गया नंबर किसका, हाइड्रोजन का। ये वाला नंबर हो गया हाइड्रोजन का, और ये जो 1 नंबर है वो हो गया कार्बन का, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 + 2, ठीक है। तो ये नंबर हो गया पूरा, ये पूरा नंबर हो गया हाइड्रोजन का 6, और ये जो 2 नंबर है वो किसका नंबर है, कार्बन का, ठीक है। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन का नंबर इसके अनुसार है 2 × 3 + 2, ठीक है। ये नंबर है कार्बन का, और ये होल नंबर हो गया किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है। तो उसी तरह अगर हम यहाँ बात करें, एक और कंपाउंड ले ले, एक दो कंपाउंड और ले ले, जिससे कि आपको क्या होगा, आसानी होगा समझने के लिए। तो हम क्या करते हैं, 4 कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, 4 कार्बन लेते हैं। ये हमारा 4 कार्बन हो गया, जिसमें कि ये हाइड्रोजन, 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 यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड को बोलते हैं, पहले इस कंपाउंड का नाम बता दें, इस कंपाउंड का नाम है
ब्यूटेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का नंबर कितना हो जाएगा, 4 है कार्बन, तो 2 इंटू 4 प्लस 2, ठीक है। ये हो गया कितना, ये हो गया पूरा होल नंबर हो गया हाइड्रोजन का, और ये चार्ज हो गया वो कार्बन हो गया। एक और ले लेते हैं 5 का, 5 कार्बन का, ये 5 कार्बन हो गया, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ भी 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 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है, 3, 2 5, 2 7, 2 9, 9 3 12, 12 हो गया। मतलब ये देखिए इस तरह हो गया 2 इंटू 5 प्लस 2, ये नंबर हो गया पूरा हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का नंबर है, ठीक है। और ये जो 5 नंबर है ये किसका नंबर है, ये कार्बन का 5 नंबर है, ठीक है, कार्बन का। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस कंपाउंड को बोलते हैं पेंटेन, इसमें 5 है कार्बन, तो इसलिए बोलते हैं इसको पेंटेन, ठीक है। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे एक चीज आपको पहले हम एक चीज डिफरेंस बता देते हैं, उसके बाद बताएंगे कि इसका फार्मूला कैसे होता है। देखिए यहाँ से यहाँ आने पे कितना डिफरेंस हो गया कंपाउंड का, CH2 ग्रुप का डिफरेंस हो गया। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 4 था, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 6, तो हाइड्रोजन का 2 डिफरेंस हो गया, कार्बन यहाँ 1 था, यहाँ कार्बन कितना हो गया 2, तो 1 कार्बन का डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ बात करेंगे, यहाँ से यहाँ भी डिफरेंस कितना हो जाएगा CH2 का, ठीक। ठीक उसी तरह अगर हम देखें ये ग्रुप और ये ग्रुप, ठीक है, इस दोनों के बीच अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो अभी कितना का डिफरेंस है CH2 का, और इस दोनों ग्रुप का, ठीक है, इस दोनों ग्रुप का अगर हम डिफरेंस देखें तो वो भी कितना का है डिफरेंस CH2 का, ठीक है। तो CH2 का एटॉमिक CH2 का टोटल मास कितना हो जाएगा, एटो मोलिकुलर मास, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया 14 ग्राम। अगर हम लें तो कितना हो गया कि एक देखिए इमीडिएट कंपाउंड जो है इसके बाद ये, ठीक है, फिर इसके बाद ये, और इस ग्रुप के बाद जो ये ग्रुप है ये वाला, ठीक है, और फिर इसके बाद ये। तो यहाँ पे क्या होगा कि हर एक कंपाउंड के बाद पहले वाले कंपाउंड से जो दूसरा कंपाउंड होगा 14 ग्राम से डिफर होगा, ठीक है। तो होमोजेनस कंपाउंड में ये होता है कि जो पहला वाला कंपाउंड होता है और दूसरा वाला जो कंपाउंड होता है दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है मास का, वो मास डिफरेंस 14 होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इमीडिएट कंपाउंड के बीच जो है पहले वाले कंपाउंड से मास क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इसको हम एक लाइन में ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हम ऐसा लिख देते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं मास डिफरेंस इज कांस्टेंट बिटवीन एनी टू कंजिग्यूटिव कंपाउंड्स इन सीरीज, ठीक है। तो उस सीरीज को क्या बोलते हैं, जो सीरीज बनता है उस सीरीज को क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज, ठीक है, होमोलोगस सीरीज। तो सीरीज को क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। और इसमें क्या होता है, एक फिक्स नंबर का कंपाउंड का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये हमारा है, ये जो सीरीज बन रहा है इस सीरीज को क्या बोलते हैं, अल्केन सीरीज, ठीक है। ये जो सीरीज बन रहा है हमारा, ये सीरीज अल्केन बन रहा है, तो हम इसका नाम भी लिख देते हैं कि इसका नाम क्या क्या होगा, ठीक है। इसका नाम क्या क्या होगा मैं एक एक करके नाम लिख देता हूँ, ठीक है। अगर एक कार्बन रहे, एक कार्बन रहेगा तो क्या बनेगा ये, इसको क्या बोलते हैं, मिथेन, ठीक है। अगर 2 कार्बन रहेगा तो इसको बोलते हैं इथेन,
3 कार्बन रहेगा तो इसको बोलते हैं प्रोपेन, ठीक है। 4 कार्बन रहेगा तो इसको ब्यूटेन, ठीक है। और 5 कार्बन रहेगा तो इसको पेंटेन, ठीक है। और इसको बोलते हैं, अगर 6 कार्बन रहे तो हेक्सेन, ठीक है। अगर 7 कार्बन रहे तो इसको बोलते हैं हेप्टेन, ठीक है। और यहाँ पे और बाकी का लिख देते हैं। अगर 8 कार्बन रहे तो इसको बोलते हैं ऑक्टेन, अगर 9 कार्बन रहे तो इसको बोलते हैं नोनेन, ठीक है। और 10 कार्बन रहे तो इसको बोलते हैं डेकेन, ठीक है। और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्केन होमोजेनस सीरीज, ठीक है। अल्केन ग्रुप बोलते हैं इस पूरे का। और इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है फार्मूला CnH2n+2। तो ये जो फार्मूला होता है किसका, अल्केन का होता है, ठीक है। उसी तरह हम अल्कीन का लिख सकते हैं, अल्काइन का भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहले अल्कीन का लिखेंगे, उसके बाद अल्काइन का लिखेंगे। अल्कीन के लिए क्या है कि उसका जो कंपाउंड शुरू होता है कितना से, नंबर ऑफ कार्बन जो होता है वो 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं अल्कीन स्टार्ट्स विथ 2 कार्बन, ठीक है। तो 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, तो अल्कीन का मतलब हो गया क्या, अल्कीन का मतलब हो गया क्या, डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड। तो हम चलिए 2 से शुरू करते हैं। पहला लेते हैं ये सी डबल बॉन्ड। तो यहाँ एक एच रहेगा, एक एच रहेगा, जिससे कि कार्बन अपना डॉट स्ट्रक्चर पूरा करे, ऑक्टेट पूरा करे, ठीक है। तो ये हो गया। इसको क्या बोलते हैं, इथीन, इथीन, ठीक है। अब देखिए दूसरा हम ले लेते हैं 3 का। एच 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 और एच, ठीक है। और इसका क्या बन सकता है, एक और कंपाउंड बन सकता है, वो कैसा बन सकता है ऐसा, दोनों में देखिए कितना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 है। इसमें कार्बन का नंबर कितना है, कार्बन का नंबर 2, हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 4। इसमें देखिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोपीन, प्रोपीन बोलते हैं। और इसमें क्या है, कार्बन का नंबर 3 और हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 3 3 6, ठीक है। हाइड्रोजन का नंबर 6 हो गया। अब हम बात करते हैं ब्यूटीन का, ठीक है। तो ब्यूटेन का मतलब 4 को कार्बन, एक हाइड्रोजन, 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 ठीक है। और इसका दूसरा कंपाउंड कैसे बनेगा, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। इसमें कितना हो गया, 3 3 6 2 8 हो गया। और इस ओ सॉरी, ये नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, तो अब कितना हो गया, 3 3 6 2 8। इसमें भी देखिए 3 3 6 2 8। और इसका एक और क्या बन सकता है, ये बन सकता है सी डबल बॉन्ड सी,
सी, यहाँ हाइड्रोजन, 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 फिर से यहाँ हाइड्रोजन, फिर से यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। कितना हो गया? 3, 3 6 2 8। तो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? ब्यूटीन। और इसमें कितना है? कार्बन कितना है? 4। हाइड्रोजन कितना है? 8। देखिए, यहाँ से है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4। यहाँ से देखिए, 3 को मल्टीप्लाई करिए डबल से 6, 4 को मल्टीप्लाई करिए 8। तो इसमें क्या होता है कि ये जो फार्मूला बनता है अल्कीन का, अल्कीन का जो फार्मूला बनता है क्या? CnH2n। ठीक है, ये फार्मूला बनता है अल्कीन का। तो यहाँ पे जो जो भी है, जहां उधर था उस ग्रुप में क्या था? देखिए, इसमें क्या है, यहाँ पे जितना भी है ए, यहाँ पे क्या डाल देना है? ई डाल देना है। यहाँ भी ई डाल देना है। ठीक है, यहाँ भी क्या डाल देना है? ई डाल देना है। तो ये पूरा कंपाउंड किसका बन जाएगा? अल्कीन का बन जाएगा। और इस सब में क्या होगा? हाइड्रोजन का नंबर कितना हो जाएगा? घट जाएगा। यहाँ पे ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। तो इसमें क्या होगा? 2 घट जाएगा, इसमें 2 घट जाएगा, इसमें 2 घट जाएगा, इसमें 2 घट जाएगा, इसमें 2 घट जाएगा, सब में 2-2 घट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अल्कीन का। तो अल्कीन का फॉर्मूला ये हो गया। और इसमें जो देखिए, यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितना होता है? इस कंपाउंड से इस कंपाउंड में डिफरेंस कितना हो गया? देखिए, एक सी का हो गया है डिफरेंस, और इसमें कितना हो गया? CH2। इसमें भी जो डिफरेंस हो रहा है CH2, यहाँ से यहाँ देखिए, ये भी डिफरेंस होगा CH2। ठीक है, तो अल्कीन में भी डिफरेंस वही आ रहा है CH2। और ये जो सीरीज जाता जाएगा, पहला कार्बन का नंबर हो जाएगा 2, फिर कार्बन का नंबर 3, फिर कार्बन का नंबर 4, फिर जाकर नंबर हो जाएगा 5, 6। इसी तरह क्या होगा? सीरीज बनता जाएगा। और कौन सा फार्मूला फॉलो करेगा? ये वाला फार्मूला फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्कीन का। अब हम बात करते हैं किसका? अल्काइन का। अल्काइन। ठीक है, तो अल्काइन में क्या होता है कि ये किसके लिए होता है? ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड भी किससे होगा? स्टार्ट्स विथ 2 कार्बन। ठीक है, स्टार्ट्स विथ 2 कार्बन। तो देखिए, पहला का किसका हो जाएगा? इथाइन। तो इथाइन का क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड C। तो इसमें देखिए, एक कार्बन इसको चाहिए और एक इसको चाहिए। ठीक है, अब ये हो जाएगा इथाइन, इसको बोलते हैं इथाइन। ठीक है, इसमें देखिए, कार्बन का नंबर कितना है? 2। हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 2। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोपाइन का। प्रोपाइन में कितना हो जाएगा? 3 कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो 3 कार्बन का क्या मतलब है? ऐसे बना दिए। इसमें कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन 1। इसमें तो कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। इसमें 1 हाइड्रोजन, इसमें 1 हाइड्रोजन, और इसमें 1 हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए, तो कितना हो जाएगा? तो इसमें हाइड्रोजन का नंबर हो गया 4। और इसी का एक सेम टू सेम कंपाउंड कैसे बनेगा? C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ भी हाइड्रोजन। तो ये हो जाएगा कंपाउंड प्रोपाइन का। 3 को कार्बन हो गया। इसमें देखिए, इसको बोलते हैं क्या? प्रोपाइन। ठीक है, और इसमें कार्बन का नंबर कितना है? 3। हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 3, 1 4। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करते हैं ब्यूटाइन का। ब्यूटाइन का मतलब हो गया, ब्यूटाइन का मतलब हो गया 4 कार्बन। 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन हो गया। तो एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, और बाकी की जगह क्या होगा? हाइड्रोजन। यहाँ 1 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा। यहाँ 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो देखिए, कितना जो हाइड्रोजन हो गया? 3, 3 6 हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, और इसका और भी स्ट्रक्चर सिमिलर में कैसे बनेगा? सी, सी, 1 2 3 सी, ऐसा।
यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और बाकी बाद यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो और ये भी एक स्ट्रक्चर इसमें बनेगा कैसा, ऐसा सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी सी। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। तो देखिए कितना हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटाइन। ब्यूटाइन। और इसमें क्या है, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 6 है। ठीक है। तो इसमें भी देखिए कितना हो जाएगा डिफरेंस। यहाँ से यहाँ अगर हम देखें, यहाँ भी हो जाएगा डिफरेंस CH2 का। फिर यहाँ से यहाँ देखें, यहाँ भी डिफरेंस हो जाएगा CH2 का। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फार्मूला देखिए, फार्मूला अलग अलग आ रहा है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पे 2 है कार्बन, तो हाइड्रोजन भी 2 है। यहाँ पे 1 बढ़ा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 बढ़ गया हाइड्रोजन। तो इसी तरह क्या होगा, इसमें डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो इसका हम जनरलाइज फार्मूला नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसका हम जनरलाइज फार्मूला नहीं लिख सकते, क्योंकि अलग अलग कंपाउंड के लिए हाइड्रोजन का नंबर अलग है, कार्बन का नंबर अलग है, इसी वजह से हम लिख नहीं सकते। ठीक है। तो अल्काइन हो गया, और अल्कीन हो गया, अल्काइन अल्केन हो गया। तो इस तीनों को हम देख लिए कि ये तीनों क्या बनाता है, होमोलोगस सीरीज बनाता है। ठीक है, होमोलोगस सीरीज। ठीक। तो ये हो गया हमारा 3 चीजें। एक और बात कर लेते हैं हम। एक और बात करते हैं किसका, हेलाइड का। हेलाइड का बात कर लेते हैं, ये लास्ट है। हेलाइड का बात करने का क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे ले ले CH3 और Cl ले लें। ठीक है। तो ये जो मीथेन ग्रुप था, मीथेन ग्रुप में एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिए माइनस, ये माइनस का साइन है, तो एक क्लोरीन जोड़ दिए इसके जगह पे। इसके जगह पे क्या हो गया, क्लोरीन जोड़ दिए। इसको हम बोलेंगे क्या, मिथाइल। इसको बोलेंगे हम मिथाइल क्लोराइड। ठीक है। एक हाइड्रोजन जब मीथेन किसी भी अल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, तो उसमें YL जोड़ देते हैं। ओके। तो यहाँ इसको हम बोलेंगे मिथाइल क्लोराइड। ठीक है। तो उसी तरह हम मीथेन के लिए क्या लिखेंगे, मीथेन में कितना था, C2 था, और H कितना था, H6 था। H6 था, तो एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो कितना हो गया, H5 और Cl। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड। ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इसलिए YL जोड़ दिए, और क्लोरीन ग्रुप है तो क्लोराइड। ओके। तो देखिए, और हम बोलते हैं एक और ले लेते हैं प्रोपाइल का। तो C3 हो जाएगा, H कितना था, H था 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, और Cl एक ग्रुप। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइल प्रोपाइल क्लोराइड। ओके। ये प्रोपाइल क्लोराइड हो गया। तो देखिए यहाँ से यहाँ हम अगर जा रहे हैं, यहाँ का डिफरेंस कितना हो जाएगा, CH2 का। फिर यहाँ से यहाँ देखें तो ये भी डिफरेंस कितना हो जाएगा, CH2 का। तो ये क्या हो गया कि ये भी एक सीरीज बना रहा है। इस सीरीज को क्या बोलते हैं, हैलाइड होमोलोगस सीरीज। ठीक है। तो इस सीरीज को हम ये बोल देंगे हैलाइड होमोलोगस सीरीज। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अल्केन भी लिख सकते हैं। अगर मन किया आपका अल्केन हैलाइड होमोलोगस सीरीज, तो ये भी बोल सकते हैं। ओके। तो होमोलोगस सीरीज का मेन मकसद क्या होता है कि वो एक सीरीज चलता जाता है, और जो दो कंजिक्यूटिव कंपाउंड रहता है, दो कंजिक्यूटिव कंपाउंड के बीच क्या होगा, एक फिक्स डिफरेंस होगा, फिक्स्ड मास का डिफरेंस होगा। ठीक है। हमेशा होमोलोगस कंपाउंड में ये रूल है। ओके। तो और देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द मोलिकुलर मास। देखिए होमोलोगस सीरीज में क्या होता है कि मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है। यहाँ से अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो मोलिकुलर मास इंक्रीज हुआ, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं मोलिकुलर मास इंक्रीज हुआ, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं मोलिकुलर मास इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ भी, फिर यहाँ भी।
तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता रहता है होमोलोगस सीरीज में। तो इसका क्या मतलब है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हम बात करें मीथेन और इथेन के मेल्टिंग पॉइंट में, तो इथेन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथेन विल बी ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मीथेन। ओके, तो यही हो गया। अगर हम बात करें कि इसका इथेन और प्रोपेन का बात करें, तो ये हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथेन। ओके, और उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी बॉइलिंग पॉइंट, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मीथेन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रोपेन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेन। ठीक है, तो जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ता जाएगा, वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। होमोलॉगस सीरीज अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड। देखिए, नोमेनक्लेचर लिखने के लिए दो तीन रूल होता है। सबसे पहले आप क्या करिए कि नंबर ऑफ कार्बन को फाइंड करिए, और फाइंड नंबर ऑफ कार्बन इन कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड मतलब क्या, हाइड्रोकार्बन हो गया, हाइड्रोकार्बन, या फिर कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड्स। ओके, तो और दूसरा फिर क्या है, फाइंड फाइंड द फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड इन कंपाउंड्स। ओके, उसके बाद फिर क्या करना है, उस कंपाउंड में सफिक्स भी ऐड करना है। ऐड सफिक्स एंड प्रीफिक्स, किसका ऐड करना है, सफिक्स और प्रीफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स और प्रीफिक्स नेम ऐड करना है, किसमें ऐड करना है, टू द पेरेंट्स चेन, पेरेंट चेन या फिर कंपाउंड। ठीक है, तो इतना ये आप ध्यान रखिए, इसी के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल रूल हुआ। अब मैथमेटिकल फार्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रीफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्लस पेरेंट्स कार्बन कंपाउंड प्लस सफिक्स। ओके, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए, हम एक एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर उसमें बताते जाएंगे कि क्या क्या चेंज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आएगा। ओके, देखिए, सबसे पहले हम ये एग्जाम्पल लेते हैं, Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे H,
यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H और यहाँ भी H। देखिए तो इस कंपाउंड में क्या है फंक्शनल ग्रुप? क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन जो भी हैलोजन ग्रुप होगा, हैलोजन, ठीक है। तो हैलोजन के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स यूज करेंगे। ओके, प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो जैसे यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरीन के लिए प्रीफिक्स क्या होगा? क्लोरो, ठीक है। अगर यहाँ पे बी आर रहता तो बी आर के लिए क्या होता प्रीफिक्स? ब्रोमो। अगर यहाँ पे आई रहता तो उसके लिए क्या होता? आयोडो। ओके, तो ये हम हैलोजन के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं ये यूज करते हैं ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो। ओके, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्लोरीन है और ये कंपाउंड कौन सा है? प्रोपेन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या? क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। तो ये इसके लिए हो जाएगा। अगर ब्रोमीन रहेगा तो क्या लिखेंगे उसके लिए? ब्रोमो प्रोपेन, ओके। और आयोडीन रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको? आयोडो प्रोपेन, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रीफिक्स के लिए। ये जो हम यूज किए किसके लिए? प्रीफिक्स के लिए। ओके, तो अब हम यूज करते हैं थोड़ा सा सफिक्स का। उसके बाद उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्लोरीन की जगह पे क्या करते हैं? OH जोड़ देते हैं। तो क्लोरीन की जगह पे OH अगर हम लगा दें तो चलिए इसको मिटा लेते हैं। और क्लोरीन की जगह पे हम क्या ऐड कर देते हैं? यहाँ पे OH। ओके, तो देखिए ये पे यहाँ पे जो हम यूज करेंगे क्या यूज करेंगे? सफिक्स यूज करेंगे। ओके, सफिक्स मतलब क्या हो गया कि कंपाउंड के लास्ट में लगेगा वो चीज। ओके, तो और ये कौन सा है? अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल। ओके, तो ये अल्कोहल ग्रुप है। अल्कोहल के लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं OL। ओके, तो देखिए OL कैसे यूज करेंगे हम बताते हैं। यहाँ पे ये ग्रुप ये कौन सा है? प्रोपेन, यह है प्रोपेन। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है कि OH ई को हटा के और यहाँ पे जोड़ देना है OL। तो हमारा नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। ओके, तो हमारा जो कंपाउंड का नाम होगा ये प्रोपेनॉल। हम क्या किए? लास्ट का जो ई है उसको हटा के OL जोड़ दिए। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पे OH की जगह पे कुछ और रहे, OH की जगह पे अगर हम ऐड कर दें अल्डिहाइड ग्रुप, अल्डिहाइड यूज कर दे, अल्डिहाइड ग्रुप ये ऐड करें तो अल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? CHO, ये ग्रुप होता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अभी ऐड कर देते हैं CHO ग्रुप, COOH, ठीक है। तो ये हमने ग्रुप ऐड कर दिया। ये जो हमारा ग्रुप हो गया ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है? ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ओके, इस कंपाउंड ये कंपाउंड कौन सा है? देखिए 1 2 3 है कार्बन, तो 3 कार्बन का क्या मतलब है? ये है प्रोपेन। ओके, तो और यहाँ पे ग्रुप कौन सा लगा है? एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, ये वाला ग्रुप लगा है। ओके, ये वाला ग्रुप लगा है तो उसमें क्या करना है कि लास्ट का ये हटाकर यहाँ इस एल्डिहाइड का आगे का Al जोड़ देना है, Al, ठीक है। इसको स्मॉल में जोड़ना है Al। तो हमारा जो कंपाउंड इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनल। ओके, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा प्रोपेनल। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम बात करें एल्डिहाइड को हटाकर कुछ और जोड़ दे, एल्डिहाइड की जगह पे हम क्या करते हैं? कीटोन जोड़ देते हैं। ओके, क्या जोड़ देते हैं? कीटोन। तो कीटोन ग्रुप कौन सा होता है? कीटोन ग्रुप ये होता है CO, इधर आर लगा रहता है। ओके, तो C डबल बॉन्ड O, उसके बाद इधर हो जाएगा H, इधर H और इधर भी H। ओके, इधर H। देखिए ये वाला ग्रुप जो हो गया ये ग्रुप R है और ये ग्रुप भी R है। R स्टैंड फॉर
इसको अगर हम बोले R तो इसको क्या बोलेंगे, R डैश बोल दीजिए, लेकिन यहाँ पे दोनों R R है तो यहाँ पे R भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो R ग्रुप जो है कोई भी अल्केन ग्रुप है, ठीक है, अल्काइन ग्रुप, कोई भी अल्काइन ग्रुप होगा उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो ग्रुप है बीच का, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, कीटोन ग्रुप। ओके, इस ग्रुप को बोलते हैं कीटोन ग्रुप। ओके, तो देखिए यहाँ पे कार्बन का नंबर कितना है, 1 2 3, तो ये कहाँ से आया है, ये जो आया है प्रोपेन से आया है। ओके, तो प्रोपेन से आया है, तो यहाँ पे क्या करना है कि ये जो है ई, तो इसको हटा के क्या जोड़ देना है, ओ एन ई। ओके, इस ग्रुप को हटा के जोड़ देना है ओ एन ई, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। ओके, तो ये कंपाउंड हमारा हो जाएगा प्रोपेनॉन, जो कि ये इसका नाम है, कीटोन ग्रुप का नाम है। यहाँ पे जो पेरेंट्स हमारा चेन रहा ये प्रोपेन पेरेंट चेन है, और ये कीटो ग्रुप है। कीटो ग्रुप मतलब कीटोन ग्रुप। ओके, तो ये हमारा हो गया किसके लिए, कीटोन के लिए। अगर यहाँ पे रहे कोई एसिडिक ग्रुप, एसिडिक ग्रुप मतलब क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप क्या होता है, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, OH। ओके, तो ये भी एसिड है, तो एसिड के लिए हम जो यूज करते हैं वो प्रीफिक्स क्या होता है, OIC, ओइक यूज करते हैं हम सफिक्स के लिए। जो सफिक्स के लिए हम यूज करते हैं एसिड के लिए वो है OIC ग्रुप। तो देखिए इस कंपाउंड के लिए क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड को अगर हम एसिड में कन्वर्ट करें तो कैसे होगा, देखिए C O H, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है ये, 1 2 3, तो ये कहाँ है, प्रोपेन है, ये हम इसको लिखें ऐसे प्रोपेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि ई को हटाकर क्या जोड़ देना है, ओ आई के, तो ये हमारा इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। लास्ट में एसिड जोड़ना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड एड है। तो इस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक ग्रुप, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा इस ग्रुप का नाम। ओके, तो एसिड एल्डिहाइड कीटोन के लिए तो कोई दिक्कत आपको कि नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं किसके लिए, अल्कीन और अल्काइन के लिए। अब यूज करते हैं अल्कीन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया सी, यहाँ एच, और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सी, यहाँ वी एच, यहाँ वी एच, देखिए। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड जुड़ने का क्या मतलब है कि वो अल्कीन ग्रुप है। अल्कीन के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, सफिक्स यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ किससे आया है, प्रोपेन से आया है ये भी, तो यहाँ पे क्या करना है, जो ई है ये यही रहेगा, बस जो चेंज होगा ये चेंज होगा, ए, तो ये हमारा नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ओके, बाकी सब सेम रहेगा, ई के जगह पे क्या होगा, ई चेंज हो जाएगा, तो और ये हो जाएगा हमारा अल्कीन ग्रुप के लिए। अगर फिर से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड डाल दें तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये किससे बना है, ये प्रोपेन से बना है, तो ये जो है यहाँ पे फिर से चेंज हो जाएगा, एक जगह पे क्या लग जाएगा, YNE, उसके बाद ये हो जाएगा प्रोपाइन। देखिए, तो अल्कीन के लिए क्या था, अल्कीन, अल्कीन के लिए सफिक्स जो था ENE था। ओके, और अल्काइन के लिए, अल्काइन के लिए क्या हो जाएगा, YNE, अल्काइन के लिए हो जाएगा जो ये लास्ट में YNE है, और प्रोपीन के लिए जो लगा था ENE, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नोमेनक्लेचर। इसी के अनुसार आप सारा नोमेनक्लेचर लिखिए, जो एक एक स्टेप को हमने बता दिया, कि आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा का सारा स्टेप बता दिया हमने। ओके, अब एनसीईआरटी में इसके बाद क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन कर लीजिए। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड।
अब कार्बन कंपाउंड तो बन रहा है, तो कार्बन कंपाउंड बनेगा तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, मतलब उसका केमिकल बिहेवियर कुछ ना कुछ होगा। तो उसी केमिकल बिहेवियर को देखने के लिए पहला जो केमिकल बिहेवियर हम देखते हैं किसके अनुसार देखते हैं, कंबसन के अनुसार देखते हैं। ओके, हमारा जो पहला देखते हैं कंबसन, कंबसन में क्या होता है, बर्निंग होता है। बर्निंग कैसे होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, मतलब क्या होगा कि कार्बन जो है जलेगा किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ओके, तो देखिए कुछ पॉइंट है, कुछ पॉइंट समझ लेते हैं, उसके बाद हम कुछ रिएक्शन समझ लेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड along with the release of heat and the light। ओके, देखिए कार्बन किसी भी फॉर्म में हो, इलेक्ट्रोपिक फॉर्म मतलब कार्बन का कोई भी कंपाउंड हो, कार्बन का जितना सारा भी कंपाउंड होगा, अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, जल रहा है, तो वो क्या रिलीज करेगा, पहला तो रिलीज करेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा क्या रिलीज करेगा, हीट, या फिर हीट की जगह पे क्या होगा, लाइट। लाइट का क्या मतलब है कि वो फ्लेम देगा। ओके, फ्लेम देगा, जैसे कि ये होता है ना फायर, आप देखे होंगे कि आग जल रहा है, आ, आग जलता है, आप मोमबत्ती देख रहे होंगे जलते हुए, तो उसमें क्या होता है कि ये फ्लेम जो जलता है ना, ये तो यहाँ से क्या होता है कि लाइट निकलता है, ये जो है ना लाइट निकलता है, उसी लाइट को बोलते हैं कि ये क्या देता है, हीट एंड लाइट देता है कार्बन। ओके, तो इसका अगर हम जनरल फॉर्मूला लिखें, ऐसा हम लिख सकते हैं, कार्बन लिख दिए प्लस ऑक्सीजन लिख दिए, ये क्या क्या देगा, ये देगा क्या, CO2 देगा, प्लस और क्या देगा, हीट देगा, और क्या देगा, प्लस लाइट, प्लस लाइट। तो ये तीन चीज हमारा देगा, कार्बन का कोई भी कंपाउंड हो, ये जनरल कंपाउंड है कार्बन का कुछ भी। ओके, तो अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल जनरली गिव ए क्लीन फ्लेम। क्लीन फ्लेम मतलब कि उसमें कुछ भी पॉल्यूटेड वाला कुछ नहीं निकलेगा, कि जैसे अगर हम बात करेंगे CNG का, ठीक है, तो CNG क्या होता है, मीथेन ही होता है। जब जलाइएगा तो क्या होता है कि कोई भी पॉल्यूशन नहीं निकलता है, ये क्या है, सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। तो सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में क्या होता है, क्लीन फ्लेम देता है, उसका मतलब हो गया कि अगर कोई कंपाउंड जल रहा है, ठीक है, ये जल रहा है, ठीक, तो ये जल रहा है कि यहाँ पे अगर कुछ भी मटेरियल यहाँ पर रख दे, तो उसमें क्या होगा, ब्लैक स्पॉट जो पड़ जाता है इस पे, वो ब्लैक स्पॉट नहीं पड़ेगा। ओके, इसका ये मतलब हो गया कि वो कंपाउंड जो जल रहा है वो क्या जल रहा है, क्लीन फ्लेम के साथ जल रहा है। while unsaturated carbon compounds will give yellow flame with lots of smoke। जितना भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स होता है ना, जैसे कि अगर हम बात करेंगे कोल का, तो कोल क्या अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, तो इसमें क्या होगा कि जितना भी जब उसको आप जलाइएगा तो उसमें क्या निकलेगा, एक धुआं टाइप का निकलेगा, ठीक है। उसमें फ्लेम भी क्या होता है कि क्लीन फ्लेम नहीं होता है, येलो फ्लेम होता है। उससे क्या होता है, ढेर सारा गैस निकलता है, प्लस अनबर्न पार्टिकल भी निकलता है, कि जो कि पूरी तरह नहीं जलता है। वो क्यों नहीं जलता है, क्योंकि उसमें जो एयर का सप्लाई होता है वो लिमिटेड होता है, प्लस उसमें कंपाउंड भी कुछ अनसेचुरेटेड रहता है, इसकी वजह से वो क्या होता है, पोल्यूशन फैलाता है। ठीक है, तो अब दूसरे पॉइंट में, तीसरा जो पॉइंट है उसमें देखिए, लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर। जब हम सप्लाई जो यहाँ पे अगर हम एयर का बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अमाउंट अगर देखिए यहाँ पे क्या है, 1 मोल। 1 मोल का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन कुछ अमाउंट में है, XY, कार्बन को चाहिए X अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए, जो कि उसको कंप्लीटली बर्न कर दे। हम क्या कर दें कि इससे कम थोड़ा सा इससे कम देते हैं Y अमाउंट में। तो इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो हम थोड़ा कम कर दिए, मतलब लिमिट कर दिए, फिक्स कर दिए। इसके वजह से ये क्या होगा कि हीट तो देगा ही देगा, साथ में क्या करेगा, अनबर्न पार्टिकल भी देगा, अनबर्न पार्टिकल देगा। ठीक है, अनबर्न पार्टिकल देगा तो यही क्या करता है, पॉल्यूशन फैलाता है। ठीक है, तो यही क्या करता है, पॉल्यूशन फैलाता है। तो यही लिखा है, तो इनकम्प्लीट कम्बसन, इस जो ये जो कम्बसन होता है, ये कौन सा होता है, इनकम्प्लीट होता है। ठीक, तो ये इनकम्प्लीट कम्बसन बोलते हैं, इवन द सैचुरेटेड हाइड्रोजन सूटी फ्लेम। जो कुछ कुछ क्या होता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहता है तो वो भी सूटी फ्लेम देता है। सूटी फ्लेम का क्या मतलब है कि यहाँ पे आप कुछ भी रखिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक ब्लैक टाइप का स्पॉट बन जाएगा। ठीक है, आप देखे होंगे कि
जो पहले के ज़माने में घर पे बनता था, तो वो किसमें बनता था? वो चूल्हा टाइप का होता था, तो उसमें क्या होता था कि बर्तन में काला-काला लग जाता था। तो वही जो काला-काला रहता है ना, तो वो सूटी होता है, ठीक है? तो वो किसके वजह से होता है? जो पार्टिकल रहता है, अनसैचुरेटेड पार्टिकल रहता है, और जो लिमिटेड एयर का सप्लाई भी मान सकते हैं आप, अनसैचुरेटेड पार्टिकल भी मान सकते हैं, 2-3 रीज़न मान सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो काला-काला पड़ जाता है किस पे? बर्तन पे, ठीक है? The fuels such as coal and petroleum have some amount of nitrogen, ठीक है? देखिए, कोल और जो पेट्रोलियम रहता है, कोल और पेट्रोलियम मतलब कोयला और पेट्रोलियम जो होता है, उसमें क्या रहता है? नाइट्रोजन और सल्फर। अब देखिए, कोल और पेट्रोलियम भी कार्बन का कंपाउंड है, उसमें क्या करेंगे? अगर हम जोड़ दें, ऑक्सीजन जोड़ दें, तो किसका ऑक्साइड बनाएगा? नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाएगा? नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? सल्फर का ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो जो सल्फर का ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है, तो ये क्या करता है? पॉल्यूशन के लिए ज्यादा ये है, हार्मफुल है। ठीक है, तो ये पॉल्यूशन को फैलाने के लिए मेजर कॉज है। तो यही हमारे एनवायरनमेंट को क्या करता है? पॉल्यूशन फैला देता है। तो देखिए, कुछ कुछ एग्जांपल है जो कि हम आपको लिख कर बता देते हैं। दूसरा एग्जांपल ये हम मिथेन का ले लेते हैं, CH4 प्लस O2, तो ये क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। देखिए, जब भी कोई भी कार्बन का कंपाउंड है, उसको जलाने पे बाद दो चीज बनता है, या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और एक वाटर वेपर टाइप में वाटर रिलीज होता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि लकड़ी को जब आप जलाते हैं, ठीक है, लकड़ी को जलाएं तो इधर से अगर जल रहा है, तो इस साइड क्या होता है कि आप देखे होंगे कि यहाँ पे क्या होता है? वाटर मोलिक्यूल आ जाता है। ठीक है, तो वो सब इसके वजह से ही होता है कि तो यहाँ रिलीज जब होता है, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। सारा हाइड्रोजन के सारा हाइड्रोकार्बन है, मतलब कि कार्बन का सारे कंपाउंड में ये रिलीज होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। CH3 CH2OH, इसको जब जलाएंगे O2 में, तो ये क्या रिलीज करेगा? CO2 प्लस H2 प्लस हीट एंड लाइट, ये भी हीट एंड लाइट रिलीज करेगा। तो सारा कार्बन कंपाउंड का जो रिएक्शन होगा, इसी के अनुसार होता है। CO2 रिलीज होता है, और उसमें से वाटर वेपर भी रिलीज होता है। ओके, तो आई होप ये कंबसन आपका पूरा क्लियर होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? ऑक्सीडेशन का अगर हम बात करेंगे, तो ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में हमेशा क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन का ऐड होगा। तो ऑक्सीजन को ऐड करने वाला जो रहता है सोर्स, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस दूसरे में ऑक्सीजन को ऐड कर दे। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या किसको बोल सकते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे? दोज कंपाउंड विच एड ऑक्सीजन टू अनदर कंपाउंड। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे क्या है? अल्काइल पोटासियम परमैंगनेट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है? कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड कर देता है। और दूसरा क्या है? एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट, ये भी क्या करता है कि ऑक्सीजन, अपना ऑक्सीजन जो रहता है दूसरे कंपाउंड में ऐड कर देता है। तो क्या कहलाता है? यही सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है कि अल्कोहल को कन्वर्ट करता है किसमें? एसिड में। अल्कोहल OH ग्रुप रहता है, इसमें एक और एसिड मिलाने के बाद
ये बन जाता है COH ग्रुप। ओके, तो देखिए ये जो ऑक्सीजन होता है ऐड कर देता है इसमें, इसके वजह से यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर देता है, तो अल्कोहल कन्वर्ट किस में हो जाता है, ऑक्सीजन में हो जाता है। तो यही लिखा है अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये ऑक्सीडेशन के वजह से ही कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए एक उसका रिएक्शन लिख देते हैं कि कैसे कन्वर्ट होता है। ओके, हम एक लेते हैं क्या, इथेनोइक एसिड लेते हैं, CH3, इथेनॉल लेते हैं। ओके, CH3 CH2 और OH, ये हमारा इथेनॉल हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। पहला कौन है, अल्काइलिन पोटासियम परमैंगनेट। तो ओके, अल्कालाइन, अल्केलाइन के MnO4 पोटासियम परमैंगनेट। ओके, इसके साथ में क्या रहता है, हीट रहेगा। और दूसरा क्या यूज कर सकते हैं, एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट। ओके, तो यहाँ लिख सकते हैं और एसिडिफाइड पोटासियम, पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ओके, तो प्लस इसमें भी हीट होगा, तो ये क्या करेगा, एसिड बना देगा। ये जो इथेनोइक एसिड बनेगा यहीं से बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3COOH। ओके, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल इथेनॉल, इसको बोलते हैं क्या, इथेनॉल। इथेनॉल कन्वर्ट किस में हो जाएगा, इथेनोइक एसिड में, इथेनोइक एसिड। ओके, तो इथेनोइक एसिड, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड हम इस तरह बना सकते हैं, किसके वजह से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्काइलिन KMnO4 और या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 के प्रेजेंस में हम इथेनोइक एसिड बना सकते हैं, किससे, इथेनॉल से। तो जितना भी सारा अल्कोहल होगा वो कन्वर्ट हो सकता है इसमें उसके रिस्पेक्टिव एसिड में, अगर हम ये यूज करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, उसके बाद है एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में देखिए क्या होता है कि एडिशन रिएक्शन में हमेशा क्या होता है कि न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है, न्यू कंपाउंड फॉर्म। तो हमेशा इसमें क्या होगा, न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा, लेकिन ये क्या है, कार्बन कंपाउंड मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसमें क्या होगा कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के वजह से। ठीक है, तो देखिए पढ़ लेते हैं टॉपिक, पॉइंट क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम। पैलेडियम और निकेल के प्रेजेंस में, ये जो पैलेडियम और निकेल है कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट क्या करता है कि वो क्या करता है, इंक्रीज करता है या इंक्रीज करता है रेट को, रेट ऑफ रिएक्शन को। ऐसे आप समझ सकते हैं सिंपली। वैसे कुछ कुछ कैटलिस्ट ये भी है कि रेट को क्या करता है, वो डिक्रीज कर देता है, तो उसको बोलते हैं निगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट का काम क्या है, कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो कैटलिस्ट जो हम यूज करेंगे यहाँ पे क्या, पैलेडियम और निकेल टू गिव द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसी पे होता है क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, वहां पे क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। अब जैसे कि देखिए वेजिटेबल ऑयल जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन, जो वेजिटेबल ऑयल हम घर में यूज करते हैं तो उसमें जो रहता है अनसैचुरेटेड कार्बन रहता है, तो वो क्या होता है, जैसे ही बॉडी में गया तो उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा एक्टिविटी होगा, तो उसमें कैटलिस्ट जो हमारा एंजाइम वगैरह रहता है उसके प्रेजेंस में ये वेजिटेबल ऑयल कन्वर्ट किसमें हो जाता है, सैचुरेटेड कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, कि उसके बाद आराम से पच जाता है। अब देखिए फैट क्या है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स है, तो ये जब जाता है फैट हमारे शरीर में तो ये सैचुरेटेड है, और इसको क्या करेगा, तो ये क्या होता है, दिक्कत होता है कि जो फैट वगैरह रहता है ये सैचुरेटेड रहता है, तो इसको पचाने में हमारे बॉडी को थोड़ा दिक्कत होता है इसी की वजह से, क्योंकि ये उसमें एंजाइम भी ज्यादा वर्क नहीं करता है। ओके, तो इसी वजह से ये यूज होता है। तो चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि एडिशन रिएक्शन कैसे होता है। ओके,
हम एक लेते हैं अल्कीन का ग्रुप, ठीक है, उसमें ऐड करेंगे क्या, जो कैटेलिस्ट हम यहाँ यूज करेंगे पैलेडियम मतलब पीडी और निकेल या फिर एनआई। ओके, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे लेते हैं आर, यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर ग्रुप और यहाँ पे भी आर ग्रुप। ओके, और इसमें क्या करेंगे, हम जो कैटेलिस्ट लेंगे वो क्या, निकेल कैटेलिस्ट लिए हैं। ओके, और इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड करना जरूरी है, तभी तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगा, और जो हमारा न्यू कंपाउंड क्या बनेगा, सी सी, यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आर, यहाँ भी आर, और यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा सैचुरेटेड कंपाउंड, और ये हमारा क्या है, अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ये हमारा। ओके, तो इसी तरह हमारा एडिशन रिएक्शन होता है। अब दूसरा जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये टॉपिक आपको कंप्लीट हो गया होगा, एडिशन रिएक्शन भी किसको बोलते हैं। अब जो टॉपिक है गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि उसमें सब्स्टिट्यूट होता है, जो नया कंपाउंड आएगा वो ऐड होगा। जस्ट देखिए, तो एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव। जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होता है वो क्या होता है कि हम वो तो पहले ही बता दिए थे कि वो क्या होता है, अनरिएक्टिव होता है, रिएक्टिव ज्यादा नहीं होता है। एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट। तो ज्यादातर रिएजेंट में क्या होता है, इनर्ट रहता है, इसी की वजह से तो जो एनिमल फैट रहता है वो हमारे बॉडी में जल्दी नहीं पचता है। ओके, तो हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में जो क्लोरीन ऐड हो जाता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है, तो वो क्या होता है, रिएक्शन फास्ट होता है। तो जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एक एग्जांपल ये लेते हैं मीथेन का, CH4 प्लस Cl2, किसके प्रेजेंस में हम लेंगे, यहाँ पे सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में लेंगे तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा क्या, CH3Cl प्लस HCl। क्योंकि यहाँ दो Cl है तो दो Cl होना चाहिए, एक Cl ये जाता है, एक Cl ये जाता है, तो हमारा क्या, एक Cl ये एक Cl ये, तो दोनों दोनों हो गया। देखिए ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं उसका। तो ये हो गया मीथेन, CH CH और यहाँ पे हो गया H। ओके, और प्लस ये हो गया Cl और Cl। तो देखिए एक क्या होगा कि यहाँ पे ये दोनों कंपाउंड इधर बन जाएगा, ये जो बनता है इस HCl ये बन जाएगा, और ये जो है Cl ये क्या होगा, इस जगह पे जुड़ जाएगा, तो ये बनता है ये वाला। ओके, जब जुड़ने के बाद तो ये हमारा हो गया, ये जो बोलते हैं कि इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूट कर जाता है जो भी कंपाउंड आता है एक्स्ट्रा। ओके, तो आई होप कि सब्स्टिट्यूशन भी क्लियर होगा, आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स में जो पहला कंपाउंड है क्या, इथेनॉल, और दूसरा है इथेनोइक एसिड। तो आपको हम बता ही दिए थे कि इथेनॉल किसको बोलते हैं, C2H5OH को बोलते हैं इथेनॉल। और यहाँ पे क्या होगा, एक एसिड होगा, तो ये हो जाएगा हमारा CH3COOH। तो ये हमारा हो जाएगा इथेनोइक एसिड, और ये हमारा इथेनॉल। अभी हम तुरंत बनाए थे इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाए थे, कौन सा प्रोसेस में था, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में, ठीक। तो अब हम पहले इथेनॉल का प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, फिर इथेनॉल कैसे बनता है, इथेनॉल के साथ दूसरे दूसरे कंपाउंड को क्या करेंगे, रिएक्ट करने के बाद कौन कौन सा कंपाउंड बनेगा, वो उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो वो क्या करेंगे, आज ही पढ़ लेंगे। तो आज हम ऑलमोस्ट ट्राई करेंगे कि सारा का सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी का जितना सारा है हम एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे, जिससे जिससे कि आप सेम टू सेम वैसे ही बोर्ड में लिख देना, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, तो पहला प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, इथेनॉल इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इथेनॉल जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है, रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होगा। जैसे आप दारू पीते हैं तो वो जो दारू रहता है तो वो वाइन जो रहता है वो इथेनॉल का ही बना रहता है। इथेनॉल को, इथेनॉल जो जिस
कैटेगरीज आता है वो किस कैटेगरी का, उस कैटेगरी का नाम है अल्कोहल। इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल। जो अल्कोहल से इथेनॉल आता है, तो अल्कोहल को जो 2 कार्बन वाला अल्कोहल होता है ना, उसको बोलते हैं इथेनॉल। इज एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक। तो जितना भी अल्कोहलिक ड्रिंक जहाँ भी आपको दिखेगा ना, तो वहाँ पे इथेनॉल जरूर होगा। इथेनॉल हमारा बॉडी भी पचा लेता है, इसकी वजह से हम इथेनॉल ज्यादातर यूज करते हैं। लेकिन ये क्या है, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। ये हमारे बॉडी का ढेर सारा ऑर्गन को क्या करता है, खराब कर देता है। ओके, इट इज ए गुड सॉल्वेंट। ये क्या है, गुड सॉल्वेंट है। गुड सॉल्वेंट का क्या मतलब है कि इसमें वाटर भी डिजोल्व हो जाता है। इट इज ऑल्सो यूज इन मेडिसिन सच एज टिंक्चर आयोडीन। टिंक्चर आयोडीन आपने देखे होंगे। तो ये जो है ना, घाव को साफ सफाई के लिए यूज होता है, वुंड्स के लिए यूज होता है ये। ठीक है, जो घाव रहता है ना, उसके साफ सफाई के लिए यूज होता है। कफ सिरप में भी ये यूज होता है। मेनी अदर टॉनिक्स, जित बहुत सारे टॉनिक में भी ये यूज होता है। इसके लिए भी बोलते हैं कि ये क्या है, गुड सॉल्वेंट है। इसमें कोई भी कंपाउंड डालिए कि वो क्या होगा, सोल्यूबल हो जाएगा। इथेनॉल इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर ऑल प्रोपोर्शन। जो इथेनॉल होता है कि सारा प्रोपोर्शनल में वो वाटर में सोल्यूबल होता है। तो आप देखे होंगे कि जो दारू पीता है वो क्या करता है, दारू मिलाया फिर साथ में क्या किया, पानी मिला दिया। तो क्या होता है, वाटर के साथ सोल्यूबल होता है। इसकी वजह से वो दोनों मिल जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ठीक है, ये उसका प्रॉपर्टी है, इथेनॉल का ये प्रॉपर्टी है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉप्स एंड ड्रिंक। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इथेनॉल को जब आप पानी के साथ मिलाकर पीजिएगा तो नशा चढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, गैर कानूनी होता है, इलीगल होता है। तो इससे क्या क्या होगा कि आपको क्या करेगा, पुलिस थाना में ले जाएगा और जेल में बंद कर देगा, ये सब पीने की वजह से। ठीक है, तो ये सब आप मत करना। तो ये क्या होता है, हार्मफुल होता है, इलीगल भी है, प्लस शरीर के लिए भी हार्मफुल है। तो अब देखिए, अब क्या है कि रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। अब जो रिएक्शन है इथेनॉल के साथ साथ रिएक्शन, कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा ही। तो पहला रिएक्शन किसके साथ है, रिएक्शन विथ सोडियम है। तो पहला रिएक्शन हम सोडियम के साथ करेंगे। देखिए, अल्कोहल रिएक्ट्स विथ सोडियम। जब अल्कोहल मतलब कोई भी अल्कोहल होगा, इथेनॉल के ही नहीं, कोई भी अल्कोहल, तो सारा अल्कोहल अगर सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ओके, विद द इथेनॉल द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम इथोक्साइड। इथेनॉल के साथ जब सोडियम रिएक्ट करेगा तो एक प्रोडक्ट बनाएगा क्या, सोडियम इथोक्साइड, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो चलिए एक रिएक्शन लिख ही देते हैं। रिएक्शन क्या है, देखिए रिएक्शन लिखते हैं। इथेनॉल और सोडियम के साथ जो रिएक्शन होता है, Na+CH3 CH2OH। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम इथोक्साइड बनेगा। सोडियम इथोक्साइड ऐसे लिखते हैं, CH3 Na, और रिलीज क्या होगा, H2 गैस रिलीज होगा। तो देखिए अब इसको बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस में क्या होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 हो जाएगा। ओके, अब बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इसका रिएक्शन कैसे होता है हम बताते हैं। तो ये जो रहता है किसमें, Na प्लस में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हो जाता है CH3 CH2O माइनस, और यहाँ पे हो जाता है H प्लस। ओके, तो ये 2 रहता है, तो इसमें से एक रिलीज होता है माइनस के साथ, और एक रिलीज होता है प्लस के साथ। ओके, तो यहाँ भी जो सोडियम रहता है वो इस टाइप का रहता है, मतलब वो बन जाता है इस टाइप का। ऐसे कि सोडियम नेगेटिव में कभी नहीं रहता, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव में रहता है। और ये भी उस तरह नहीं बनता है। वो हाइड्रोजन जो बनाया जाता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, लेकिन माना किया जाता है कि वो ऐसा रहता है। ओके, लेकिन जनरली क्या देखा जाता है, वो प्लस में ही देखा जाता है, नेगेटिव में कम देखा जाता है। लेकिन जो हाइड्रोजन रहता है उसमें इस टाइप का माना जाता है कि ऐसा होता है। ओके, तो इस टाइप का रहता है। तो और ये जो रहता है माइनस, वो क्या करता है, इसके साथ कंबाइन कर जाता है, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। तो यहीं से ये बनता है, ये वाला कंपाउंड क्या बन गया, ये, और ये वाला कंपाउंड किसमें चला गया, हाइड्रोजन में। बस, तो ये इस टाइप का रिएक्शन होता है किसके साथ, सोडियम और इथेनॉल के साथ। ओके, तो आई होप कि ये वाला रिएक्शन आपको समझ आ गया होगा। रिएक्शन विथ सोडियम, एथेनॉल के साथ सोडियम का रिएक्शन, जो हमारा कंपाउंड बना है,
ये वाला जो कंपाउंड बना है इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। ओके, इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। और ये तो आपको पता है ये क्या है, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है। ओके। अब जो नेक्स्ट है क्या है, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इथेनॉल को क्या करना है, किसी एक रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा कर उसको क्या बनाना है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है कि या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड बनाना ज्यादा आसान है अभी, तो उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। तो देखिए एक पॉइंट कह रहा है कि हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन, 443 केल्विन पे जब इथेनॉल को हीट करेंगे किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट हुआ। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का क्या मतलब है कि वो उसको जहां भी पानी दिखेगा वो पानी को क्या करेगा, खा जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो सल्फी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। रिजल्ट इन द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव इथेन इथीन। ओके, तो ये क्या होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की वजह से जो इथेनॉल में जो लिक्विड रहता है, जो पानी रहता है, वो क्या होता है, पानी रिलीज होता है। पानी जब रिलीज होता है तो वो अनसैचुरेटेड कार्बन बनाता है, हाइड्रोकार्बन। तो देखिए उसका रिएक्शन हम समझते हैं। रिएक्शन कैसे है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, इथेनॉल लेते हैं। इथेनॉल ऐसे ले लिए, एक हाइड्रोजन यहाँ लिए, और बाकी का हाइड्रोजन क्या करते हैं, इसके साथ जोड़ देते हैं CH2। और ए ले लेते हैं इधर, OH ले लेते हैं, और बाकी का यहाँ पे जोड़ देते हैं H2। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये हमारा इथेनॉल है। अब इस इथेनॉल में क्या होता है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 रहेगा। ठीक है, अब प्लस इसमें क्या करेंगे, हीट भी करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो बनेगा H2O, ये H2O जो बनेगा ये क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। ये जब रिलीज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन तो छोड़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। तो ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ओके, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा कैसा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और प्लस H2O। ठीक है, और ये H2O कौन खा जाएगा, ये खा जाएगा, ये इसको खा जाएगा, ये जो है इसको खा जाएगा, ये वाला H2SO4। ठीक है, तो रिएक्शन ऐसा होता है जहाँ पे क्या बनता है, ये बनता है इथीन। इथीन ही कहलाता है क्या, अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, और ये हमारा क्या है, इथेनॉल। तो ऐसे बन जाता है इथेनॉल से इथीन। तो ये रिएक्शन भी आपका कंप्लीट हो गया होगा, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब जो है वो क्या है, इथेनोइक एसिड। आप देख लिया था इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनता था। ठीक है, तो अब इथेनोइक एसिड का भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगा। इथेनोइक है तो एसिड, तो एसिड का भी तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगा। ओके, तो पहला पॉइंट में देखते क्या है। देखिए, इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिडिक एसिड। ये जो रहता है एसिडिक एसिड रहता है, ज्यादातर ये फ्रूट में पाया जाता है। ठीक है, आप ऑरेंज ले लीजिए, ऑरेंज में भी मिलता है ये, एप्पल में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस सब में क्या होगा कि ये मिल जाता है, तो एसिडिक एसिड बोलते हैं। इथेनोइक एसिड को एसिडिक एसिड भी बोलते हैं। ओके, बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ एसिड कॉल्ड कार्बोक्सिलिक। इस जिस ग्रुप में बिलोंग करता है उस ग्रुप को बोलते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए बोलते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है CeOOH, COOH
एच होता है, ये वाला होता है ग्रुप। तो देखिए इथेनोइक एसिड में ये ग्रुप होता है CH3COOH, ये ग्रुप हो गया न, तो ये ग्रुप किससे बिलोंग करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो क्या होता है, वो वीक एसिड होता है। वीक एसिड होता है, जो मिनरल एसिड होता है उससे ज्यादा वीक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम खा भी सकते हैं, देखते हैं जो ऑरेंज वगैरह रहता है वो उसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है, तो उसको हम क्या करते हैं, खाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम खा लेते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत ही नहीं होता, लेकिन मिनरल एसिड को नहीं खाते हैं, खाएंगे तो पूरा जल जाएगा शरीर। ओके। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि 5 to 8% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। देखिए एसिडिक एसिड ले लेंगे कितना परसेंट, 5 से 8% लेंगे ना, तो उसको जब पानी में मिलाएंगे तो वो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा क्या, विनेगर। तो ये जो है यूज किस में किया जाता है, अचार बनाने के लिए, एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, ठीक है। तो ये प्रिजर्वेटिव के लिए यूज होता है, प्रिजर्वेशन के लिए यूज होता है, पिकल्स में जो डाला जाता है कि जिससे कि क्या होगा, पिकल्स खराब ना हो, अचार खराब ना हो। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, विनेगर यूज करते हैं। विनेगर कैसे बनता है, इथेनॉइक 5 से 10% इथेनॉइक एसिड को पानी के साथ मिलाते हैं तो बनता है हमारा विनेगर। ओके, तो ये सब सारा पॉइंट आप क्या करिए, याद रखिए, जिससे कि आपको काम आएगा एग्जाम में, पूछता है ये सब चीजें। ओके, जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है प्योर इथेनॉइक का कितना रहता है, 290 केल्विन। 290 केल्विन का क्या मतलब हो गया, 17 डिग्री। 17 डिग्री, अब देखिए तो ठंडा में ये 17 डिग्री के पास रहेगा ही, तो सब जब ठंडा हो जाता है तो उस मौसम में क्या होता है कि वो क्या होता है, एकदम ठंडा हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। ओके, तो कोल्ड क्लाइमेट में जो एसिड रहता है इथेनॉइक एसिड, वो ठंडा पड़ जाता है, एकदम कूल कूल हो जाएगा। ओके, तो अब जो है दूसरा क्या है, रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। पहला रिएक्शन क्या कहलाता है, स्टरीफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो पहला रिएक्शन क्या होगा, स्टरीफिकेशन स्टरीफिकेशन रिएक्शन। स्टरीफिकेशन रिएक्शन में क्या फॉर्म होगा, ईस्टर फॉर्म होगा। स्टरीफिकेशन देखिए, नाम ही है ईस्टर और यहाँ भी है ईस्टर, तो स्टरीफिकेशन में हमेशा फॉर्म क्या होगा, ईस्टर फॉर्म होगा। ओके, तो ईस्टर्स आर को मोस्ट कॉमनली फॉर्म बाय रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। तो एसिड और अल्कोहल को जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो फॉर्म होगा ईस्टर, और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टरीफिकेशन। ओके, जो ईस्टर रहता है वो क्या रहता है, स्वेट स्वेट स्मेलिंग होता है। ओके, तो आप क्या करना कि एसिड ले लेना। एसिड मतलब क्या, कि आपको मैं एक दो एग्जांपल लेता हूँ, तो आप क्या करना, एसिडिक एसिड ले लेना। एसिडिक एसिड लेना प्लस इथेनॉल ले लेना, इथेनॉल, इस दोनों को मिलाना और उसमें क्या होगा, स्मेल करना। स्मेल करना, वो स्मेल कैसा होगा पता है, स्वीट स्मेल होगा। तो अगर आपको मैं बताता हूँ, लेकिन आप लोग करना नहीं घर में। तो ये क्या करना कि आप ऑरेंज का थोड़ा रस ले लेना, ऑरेंज का जो छिलका होता है उससे क्या करना कि कैसे भी करके रस निकालना, तो उसमें एसिडिक एसिड रहता है। और दूसरा क्या करना, तो आप तो दारू तो जानते ही हैं कि इथेनॉल सब जगह रहता है। तो इथेनॉल को मिला देना उसके साथ, और एसिडिक एसिड को मिला देना। ठीक है, तो दोनों को जब आप मिलाओगे तो उससे एक स्मेल आएगा, उसको सूंघना, तो वो क्या होगा, स्वीट स्मेल होगा। स्वीट मतलब अच्छा लगेगा, सूंघने में मजा आएगा। ओके, तो ये सिंपल सा एग्जांपल है जो आप कर सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगा स्मेल। ओके, तो दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एज फ्लेवरिंग एजेंट। या तो ये परफ्यूम वगैरह में डाला जाता है, स्टर जो है ना परफ्यूम वगैरह में डाला जाता है, हम जो लगाते हैं ना परफ्यूम वगैरह, तो उसमें स्टर रहता है, तो आप तो एक देखते हैं कि एकदम सुगंध मस्त आता है। तो ये किसके वजह से होता है, स्टर की वजह से ही होता है। और जो प्रोसेस उसमें यूज होता है वो कौन सा प्रोसेस यूज होता है, स्टरीफिकेशन का प्रोसेस यूज होता है। ओके, तो यहाँ तक में हम पहले एक रिएक्शन देख लेते हैं। ओके, तो रिएक्शन देखने के बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए, तो हम क्या करते हैं कि एक अल्कोहल और एसिड को मिलाकर देखते हैं, जो फॉर्म होगा एस्टर, और भी कुछ होगा सब्सटेंस फॉर्म। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इथेनॉल अल्कोहल है और इथेनोइक एसिड, तो दोनों क्या है, इथेनॉल प्लस इथेनोइक एसिड, अल्कोहल प्लस एसिड, तो मिलेगा क्या हमारा, एस्टर प्लस पानी, पानी वाटर। ओके, तो देखिए हम दिखाते हैं कैसे बनता है। ये हमारा हो जाएगा CH3CEO, ये हमारा इथेनोइक एसिड हो जाएगा, प्लस ये देखिए CH3CH और
OH, ये हमारा इथेनॉल हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा कि देखिए, यहाँ से हमारा क्या होगा कि इसका H और इसका OH ये रिलीज होगा। तो रिलीज होने के बाद देखिए कंपाउंड कौन सा बनेगा, CH3 CO, उसके बाद ये O रह जाएगा यहाँ पे, तो ये O और ये वाला ये तो खत्म हो जाएगा, बचेगा ये, तो ये बन जाएगा हमारा CH और ये हो जाएगा CH3 और प्लस H2O। ओके, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ईस्टर। और ये जो ग्रुप रहता है ईस्टर ग्रुप ही रहता है, सॉरी ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप रहता है क्या, ईस्टर ग्रुप रहता है। ओके, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इथेनॉल। ओके, तो इससे बन गया, और ये हमारा क्या है, वाटर। ओके, तो ये जो होगा ये यही होगा स्वीट स्मेल, स्वीट स्मेल। ओके, तो ये स्वीट स्मेल होगा, इसी को ईस्टर बोलते हैं। ठीक, अब जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अब यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन ट्रीटिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसको ट्रीट करना है, देखिए ट्रीट इस इथेनोइक एसिड के साथ नहीं करना है, इसको ट्रीट किससे करना है, ईस्टर से ट्रीट करना है। ठीक है, जब ईस्टर को आप ट्रीट करिएगा इथेनोइक हाइड्रोक्साइड के साथ, तो विच इज एन अल्काइल, हाइड्रोक्साइड क्या है, अल्काइल ही है, अल्काइल ही है। अल्काइल मतलब क्या क्या, बेस। ईस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल, जो ईस्टर है वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, अल्कोहल एंड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस रिएक्शन इज नोन एज सल्फोनिफिकेशन। ये जो रिएक्शन बनता है, ये जो यहाँ पे जो बनता है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको सॉप भी बोलते हैं। ठीक है, तो सॉप का साल्ट रहता है ये। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सल्फोनिफिकेशन, बिकॉज इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉप। ये जो है ना सॉप बनाने के लिए यूज होता है ये रिएक्शन। अब देखिए, ये वाला जो रिएक्शन था यही रिएक्शन क्या कहलाता है, स्टरीफिकेशन। ये रिएक्शन ही कहलाता है स्टरीफिकेशन। ओके, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन होगा वो क्या होगा, सोपिनिफिकेशन रिएक्शन। तो वो जो रिएक्शन कहलाएगा वो क्या, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि उसमें सोप बनता है। ओके, सोप्स आर सोडियम और पोटासियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो सोप बनता है तो वो क्या रहता है, और सोडियम और पोटासियम का लॉन्ग चेन रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉन्ग चेन, उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही कार्बन रहेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही कार्बन रहेगा, वो ढेर सारा कार्बन होगा, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, वो कहीं जाकर वो एसिड ऐसे बन जाएगा, तो वो लॉन्ग चेन रहता है, पूरा लंबा, बहुत ज्यादा लंबा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं क्या, जो सॉप बनता है उसी से बनता है। चलिए एक रिएक्शन उसका देख लेते हैं, सल्फोनिफिकेशन का एक रिएक्शन देख लेते हैं। ये जो एस्टर है इसी को ले लेते हैं, ये जो हमारा एस्टर है इसी को लेते हैं, इसी में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा CH3 CeCO, उसके बाद CH2CH3। इसमें हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं NaOH। ठीक है, NaOH ऐड कर दिए, तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ग्रुप है OH, ये फिर से इसके साथ मिल जाएगा, और ये जो ग्रुप है Na ये यहाँ पे आ जाएगा O के साथ। तो हमारा जो कंपाउंड बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड ONA, ये प्लस, ये माइनस, प्लस ये हो जाएगा CH3 CH2 और ये OH। ठीक है, तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा, अल्कोहल, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम साल्ट। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है,
तो यही कहलाता है प्रोसेस सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन, ओके। इसी रिएक्शन को बोलते हैं और ये जो बनता है क्या, सॉप, इसी यहीं से सॉप बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक दो कार्बन है, एक कार्बन ये हो गया और दूसरा कार्बन ये हो गया। यहाँ दो नहीं, यहाँ ढेर सारा चेन रहता है, लंबा सा चेन। ठीक है, बहुत सारा चेन रहता है। तो आप दो ही कार्बन नहीं लेके चलिए, बहुत सारा कार्बन लेके चलिए। ओके, आई होप कि एसिडिफिकेशन भी आपको पूरा क्लियर होगा, सेपोनिफिकेशन भी क्लियर होगा, सारा रिएक्शन भी क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट के पॉइंट क्या है, रिएक्शन विथ बेस। मतलब जब आप एसिड को रिएक्ट करिएगा बेस के साथ तो क्या बनेगा, साल्ट प्लस पानी। तो सिंपल सा रिएक्शन हो जाएगा, एसिड और बेस का रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक पॉइंट है, इसमें पॉइंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर से रिएक्शन देखेंगे। तो पॉइंट क्या है, इथेनोइक एसिड react with base such as sodium hydroxide give a salt, sodium ethanol, or commonly known as sodium acetate and water। तो ये क्या होता है, एसिड और बेस के रिएक्शन में क्या होता है, एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर। बस सिंपल सा यही है यहाँ पे। तो चलिए इसका रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन क्या होगा कि अगर हम इथेनोइक एसिड ले लें तो इथेनोइक एसिड कैसा होगा, CH3COOH प्लस NaOH। तो इसमें क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। वाटर किसका बनेगा, इसका O और इसका H, ये दोनों मिल जाएगा। और जो ये है ये वाला इसके साथ मिल जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा CH3COO माइनस Na प्लस प्लस H2O। इसी को क्या बोलते हैं, साल्ट। तो इसको ये भी बोल सकते हैं सोडियम इथेनोएट, या फिर ये भी बोल सकते हैं सोडियम सोडियम एसीटेट। ओके, इसी को बोलते हैं सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम इथेनोएट। तो ये रिएक्शन भी आपका कंप्लीट, रिएक्शन विथ बेस भी कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये दोनों भी क्या है, बेस। तो ये दोनों भी बेस है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये दोनों भी बेस है। और ये क्या है, एसिड। फिर से एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो साल्ट और पानी बनेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं पॉइंट क्या है, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव राइज ए साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे एक अंतर है कि यहाँ पे क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी देगा। क्यों, क्योंकि ये कार्बोनेट है और हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो इसमें कार्बन का जो अमाउंट रहता है वो ज्यादा रहता है, जो कि CO2 के फॉर्म में रिलीज होकर निकल जाता है। ठीक है, तो जो साल्ट इसमें भी फॉर्म होगा वो कौन सा साल्ट फॉर्म होगा, सेम साल्ट फॉर्म होगा, सोडियम एसीटेट। ओके, तो चलिए इसका भी रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन देखते हैं, इसका क्या है रिएक्शन। सबसे पहले हम क्या लेंगे, इथेनोइक एसिड लेंगे, उसके बाद कार्बोनेट, फिर बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लेते हैं इथेनोइक एसिड, CH3COH प्लस सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मतलब CNA2CO3। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि देखिए इसमें रिलीज होगा क्या, CO2 और साल्ट बनेगा। तो साल्ट यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट का CH3COO या माइनस, Na प्लस प्लस और CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो और बैलेंस कर दीजिए। तो बैलेंस करने पर ये हो जाएगा 2, और फिर से ये 2, और बाकी सब ऐसे ही रहेगा। ओके, तो अब मिला लेना बैलेंस, सारा एलिमेंट बैलेंस है। तो ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, साल्ट। तो किसका साल्ट, सोडियम एसीटेट का।
सोडियम एसीटेट। ओके, तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। आप सोडियम बाइकार्बोनेट का देख लेते हैं। पहले इथेनॉइक एसिड लेते हैं। इथेनॉइक एसिड में CH3 COH प्लस NaHCO3, फिर से इसमें बन जाएगा क्या, CH3 CO माइनस Na प्लस प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो और यहाँ पे बैलेंस करना जरूरी है क्या, जरूरी है। सी 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 3 सी, तो ये बैलेंस करना जरूरी नहीं है, तो यहाँ बन रहा है साल्ट। ठीक है, इस साल्ट को क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट। ओके, तो और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और ये हो गया वाटर। तो ये सिंपल सा रिएक्शन हो गया, एसिड और बेस का रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट इज डन। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सोप्स एंड डिटर्जेंट। अभी आपने पढ़ा था सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, जिसमें कि सोप्स का फॉर्मेशन होता है। सोप्स का फॉर्मेशन क्या मतलब है कि यहाँ जो होगा ये वाला चेन, ये वाला चेन जो होगा वो क्या होगा, बहुत लंबा चेन होगा, और ये सोडियम होगा या फिर पोटासियम होगा यहाँ पे। तो सोडियम या पोटासियम का ही साल्ट रहता है, कार्बो ऑक्सिलिक साल्ट रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि आप घर में जो कभी कभी देखते होंगे कि कपड़ा एकदम ऑयली टाइप का हो गया। ठीक है, कपड़ा ऑयली टाइप का हो गया और वो क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स मतलब साफ ही नहीं होता है। उस पे आप लगा रहे हो, साबुन लगा रहे हो, साफ ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि हम ये सोप्स या डिटर्जेंट वगैरह यूज करते हैं। ठीक, तो देखिए चलिए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप्स आर सोडियम और पोटासियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या होगा, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, सोडियम और पोटासियम का। इसको जनरली डिनोट किससे कैसे करते हैं इसे, ये हो गया। ठीक है, और ये पार्ट क्या रहता है, आयोनिक पार्ट। आयोनिक पार्ट में ही रहता है कौन सा, Na प्लस रहेगा या फिर K प्लस रहेगा। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या रहता है, हाइड्रोकार्बन। ये पार्ट हाइड्रोकार्बन रहता है। देखिए, तो ये पार्ट क्या रहता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक पार्ट रहता है। और ये वाला पार्ट क्या रहता है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब है कि वो अट्रैक्ट टुवर्ड्स द वाटर रहता है। हाइड्रोफिलिक, इसका मतलब हो गया कि अट्रैक्ट टुवर्ड्स वाटर। और इसका मतलब हाइड्रोफोबिक मतलब रेपेल बोल सकते हैं, रेपेल टुवर्ड्स वाटर, या फिर ऐसा बोल सकते हैं हेटर, हेटर ऑफ वाटर। और ये क्या बोलते हैं इसको, लवर ऑफ वाटर, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो ये दो पार्ट रहता है इसमें कि सोडियम साल्ट और पोटासियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, ये चीज होता है। तो अब देखिए क्या है कि आयोनिक एंड ऑफ सोप, जो आयोनिक एंड रहता है सोप का, ये वाला एंड, ये वाला जो एंड रहता है, इसी एंड को बोलते हैं आयोनिक एंड। ओके, तो ये क्या करता है, इंटरेक्ट विथ वाटर, ये वाटर के साथ ज्यादा इंटरेक्ट होता है। और वाइल द कार्बन चेन इंटरेक्ट विथ वाइल, जो कार्बन चेन ये वाला चेंज होता है, ये वाला चेन ये किसके साथ रहता है, ऑयल के साथ इंटरेक्ट ज्यादा होता है। द सोप मॉलिक्यूल्स दस फॉर्म
स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेल्स, जो उससे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, मिसेल्स बोलते हैं। तो देखिए मिसेल्स क्या होता है, ये एक मैंने फिगर डाल रखा है, तो यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा पूरा, तो इसी को बोलते हैं मिसेल्स। मिसेल्स ये भी देखिए, तो इसमें ये क्या है, ये वॉइल है, ये वाला वाइल्ड ड्रॉप है, देखिए ये है ना वाइल्ड ड्रॉप लिखा हुआ है, तो ये वाला जो पार्ट रहता है ये है वाइल्ड ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप, ओके। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, कार्बन पार्ट हो गया जो कि ऑयल के ओर अट्रैक्ट है, और ये वाला पार्ट है आयनिक पार्ट जो कि किससे अट्रैक्ट है, H2O से, ठीक। तो ये H2O साइड में रहता है ना, ढेर सारा चीज यहाँ पे कितना रहेगा, H2O रहेगा, सारा H2O, 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 ये हो गया H2O, 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 इसमें ढेर सारा चीज़ है। तो आप देखे होंगे कि जो आप साफ कर रहे हैं तो साफ करने के बाद फोम टाइप का बनता है ना, तो जो फोम टाइप का बनता है ना, इस टाइप का गोल गोल बनता होगा एकदम बड़ा बड़ा फोम टाइप का, तो वही यही रहता है, मिसेल्स ही रहता है, ठीक है। तो आप जब साफ करते होंगे तो बनता होगा, जब ऑयली ऑयली हो जाता है ना कपड़ा तो उस टाइम हम सिंपली नहीं कर सकते हैं साफ, ठीक है। तो जो हार्डनेस आ जाता है वाटर में, तो वो हार्डनेस किसके वजह से आता है पता है, सो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट की वजह से। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पढ़ते हैं, where one end of the molecule is towards the oil drop while the ionic end faces the outside and this forms an emulsion in water, यही emulsion फॉर्म करता है, ठीक है। जो आप देखते होंगे ना, नीचे जम जाता है एकदम सा, तो वही होता है इमल्सन, जब आप साफ करने के बाद देखते होंगे इमल्सन टाइप का जम जाता है, उसी को बोलते हैं इमल्सन। तो ये ऑयल और जो सोप रहता है उसके इंटरेक्शन की वजह से होता है। आप देखते होंगे कि कभी-कभी क्या रहता है कि आप साबुन लगा रहे हैं, साबुन लगाने के बाद भी वो फोम नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या रहता है, हार्ड आ जाता है, वो वहाँ पे क्या रहता है, हार्डनेस ऑफ वाटर रहता है, ठीक है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर आता है किसके वजह से, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट की वजह से, ठीक है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर यहाँ लिख सकते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, ठीक है। तो मैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के वजह से ही हार्ड हार्ड रहता है वाटर, उसमें आप कितना भी साबुन रगड़ दीजिए, रगड़ते जाइए, वो क्या होगा, उसमें फॉर्म ही नहीं आएगा, मिसेल से नहीं क्रिएट होगा। उस टाइम हम जो यूज करते हैं इस चीज को साफ करने के लिए, तो हार्ड वाटर में तो वो जो यूज करते हैं कंपोनेंट को बोलते हैं डिटर्जेंट, डिटर्जेंट, ठीक है। तो आप देखते हो डिटर्जेंट, डिटर्जेंट का क्या मतलब है कि सर्फ, आप जो घर में सर्फ यूज करते हैं तो वही होता है डिटर्जेंट, आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी पानी में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डिटर्जेंट्स आर जनरली सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम साल्ट। जो डिटर्जेंट रहता है वो किसका रहता है, सल्फोनिक एसिड और अमोनियम साल्ट का रहता है, विथ क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन, जो यही बनता है, जो साल्ट किसके साथ बनता है क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन के साथ बनता है, ठीक है। बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, सोप के साथ और डिटर्जेंट के साथ, दोनों के साथ क्या हो जाता है कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन का चेन रहता है, जो कि ऑयल के साथ अट्रैक्ट होता है, और बाकी का जो आयनिक पार्ट रहता है वो किसके साथ, वाटर के साथ अट्रैक्ट होता है, ओके। तो यहाँ तक आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, कार्बन एच कंपाउंड पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इससे जितने सारे क्वेश्चन है इसका हम सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो पे चैनल पर नए हैं तो आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह हम सारा चैप्टर का एक लंबा सा वीडियो लाएंगे और डिटेल वीडियो लाएंगे, जिससे कि तो हर टॉपिक को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक भी करिए वीडियो को, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमें फ़ायदा होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने के लिए। ओके, थैंक यू।